साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी। राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तक की जो अगली श्रृंखला में आज हम जो अध्ययन करेंगे, ये है बाबा साहब अम्बेडकर एवं राष्ट्र की अवधारणा। ये अध्याय है, इसे प्रोफेसर विवेक कुमार जी ने इसे लिखा है, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं। इससे पहले हमने 2 अध्याय किए हैं, जिसमें पहला है बाबा साहब अम्बेडकर एवं राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, और उसके बाद 18 मार्च 1956 का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संदेश था, उसको हमने पिछले कड़ी में पढ़ा था। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो राष्ट्र के प्रति क्या अवधारणा थी। तो इसे हमें ये मान लेना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व का आकलन अब तक अत्यंत संकुचित दृष्टिकोण से किया गया है। इस संकुचित नज़रिए को भारतीय मीडिया, अकादमिक एवं बुद्धिजीवियों ने विकसित एवं पल्लवित किया। इस संकुचित दृष्टिकोण की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को केवल और केवल दलित मसीहा के रूप में ही देखा और प्रचारित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। आप देखेंगे अभी तक पूरे देश में यही एक साजिश चलती आई है कि बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को बहुत एक सीमित अर्थों में आज तक प्रचारित किया गया है। आज भी बहुतायत लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ प्रगतिशील लोग बहुत दबी जुबान में उन्हें संविधान निर्माता तो कहते हैं, परंतु अगर बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वस्तुनिष्ठता एवं समग्रता से आकलन किया जाए तो हम पाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलित मसीहा या केवल संविधान निर्माता नहीं हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। अतः राष्ट्र को उनके राष्ट्र निर्माता के रूप में ही श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। इस लेख के माध्यम से हमारा यही प्रयास है। प्रश्न उठता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को राष्ट्र निर्माता क्यों कहा जाए। उन्होंने राष्ट्र हित में ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जिसके कारण उन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाए। ऐसे ही कई अन्य प्रश्न लोगों के मन में उठ सकते हैं। अतः सर्वप्रथम हम यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बाबा साहब द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों को चिन्हित कर उसका आकलन करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि यह तथ्य साफ हो जाए कि बाबा साहब द्वारा राष्ट्र निर्माण हेतु किए गए योगदान की प्रकृति क्या है। इस संदर्भ में हम बाबा साहब के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में 5 बिंदुओं तथा बाबा साहब द्वारा प्रतिपादित राष्ट्र की अवधारणा, क्या भारत राष्ट्र है, अगर नहीं तो भारत राष्ट्र क्यों नहीं है, राष्ट्र की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के उपाय को चिन्हित करेंगे। राष्ट्र की अवधारणा हेतु बाबा साहब ने मशहूर राजनीतिक शास्त्री एर्नेस्ट रेनन के हवाले से कहा है कि राष्ट्र एक जीवित आत्मा है, एक आध्यात्मिक सिद्धांत। ये दोनों चीज़ें लगती अलग अलग हैं, परंतु वास्तविकता में ये दोनों एक ही हैं। एक अतीत है तो दूसरा वर्तमान। एक उच्च सांस्कृतिक विरासत की स्मृतियों का सामान्य स्वामित्व है तो दूसरा साथ साथ रहने की वास्तविक स्वीकृति एवं संकल्प, एक ऐसी अभिलाषा जो प्रतिष्ठित की तरह से हमें सौंपी गई अविभाजित विरासत को बनाए रखना चाहती है। राष्ट्र एक व्यक्ति की तरह लंबे प्रयासों, त्याग एवं लगन का परिणाम है। एक वैभवशाली अतीत, महान व्यक्तियों, गौरव, ये हैं सांस्कृतिक पूंजी जिनके आधार पर राष्ट्र की कल्पना पल्लवित होती है। अतीत में सामूहिक गौरव का होना एवं वर्तमान में सामूहिक संकल्प, अतीत में महान कार्यों को क्रियान्वित करना तथा भविष्य में पुनः ऐसा करने का संकल्प राष्ट्र निर्माण हेतु मूलभूत अवस्थाएं हैं। अतीत में एक गौरव की विरासत, भविष्य में एक सदृश अभीष्ट को क्रियान्वित करना, संयुक्त रूप से वेदना को भोगना, आनंद मनाना तथा आशान्वित होना,
यह सब भाषाई तथा जातीय भिन्नता के बाद भी समझा जा सकता है। जहाँ तक राष्ट्रीय स्मृतियों की बात है, शोक विजय से अधिक मूल्यवान है। शोक विजय से अधिक मूल्यवान है क्योंकि वे हमारे ऊपर कर्तव्य आरोपित करते हैं एवं संयुक्त प्रयास की मांग करते हैं। बाबा साहब संपूर्ण वाङ्मय इंग्लिश वॉल्यूम 8 पृष्ठ 35। ये जो उद्धृत किया गया है कि बाबा साहब के संपूर्ण वाङ्मय के जो अंग्रेजी में है उसके वॉल्यूम 8 पृष्ठ 35 से, ये बाबा साहब की राष्ट्र की अवधारणा है। क्या भारत राष्ट्र है? बाबा साहब द्वारा प्रतिपादित राष्ट्र की अवधारणा में अगर हम भारत का आकलन करें तो हम पाएंगे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। इस तथ्य को बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले 1930 में उठाया था। मोहनदास करमचंद गांधी से विवाद के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें समझाते हुए कहा था कि एंग्लो इंडियन भारत को राष्ट्र नहीं मानते। इसी क्रम में बाबा साहब ने उन्हें बताया कि यहाँ तक बंगाल के राष्ट्रकवि डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर भी भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं। 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे, संविधान सभा को सौंप रहे थे, 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा को संविधान सौंप रहे थे तो उन्होंने सभी नेताओं को पुनः आगाह किया था कि राजनीति से ओतप्रोत नेता भारत को राष्ट्र बताने में विश्वास करते हैं, जो कि नितांत गलत है। प्रश्न उठता कि आखिर बाबा साहब भारत को राष्ट्र क्यों नहीं मानते थे? बाबा साहब का मानना था कि कई हजार जातियों में बटे लोग राष्ट्र कैसे हो सकते हैं। कई हजार जातियों में बटे लोग राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जातियां तो राष्ट्र विरोधी होती हैं। ये सामाजिक जीवन में बिलगाव फैलाती हैं तथा दूसरी ओर यह जाति जाति के बीच ईर्ष्या एवं विद्वेष पैदा करती हैं। उनका कहना था कि अगर हमें राष्ट्र बनना है तो हमें इस कठिनाई को जल्द से जल्द दूर करना होगा। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बाधक एक अन्य तथ्य का उद्घाटन करते हुए बाबा साहब ने बताया कि भारतीय समाज में समग्र वर्ग चेतना का नितांत अभाव है। यहाँ हर व्यक्ति में जातीय चेतना है। उनका मानना था कि जातीय चेतना केवल और केवल अपनी जाति का हित सोचती है। अतः जब तक यह जातीय चेतना रहेगी तब तक भारतीय समाज में भाईचारा नहीं पनपेगा और भाईचारे के अभाव में समानता और स्वतंत्रता भी नहीं उपजेगी। अतः इन तीनों तत्वों यथा भाईचारा, स्वतंत्रता एवं समानता के अभाव में राष्ट्र कैसे बन सकता है? भारत में समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के अभाव के कारण बाबा साहब भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे। ये कारण था बाबा साहब का ये पक्ष रखने का। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के तहत एक पहलू हिंदू मुस्लिम एकता की भी है। जहां एक तरफ हिंदू समाज में जाति व्यवस्था की वजह से समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के न होने के कारण बाबा साहब भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे, वहीं हिंदू और मुसलमानों में भी इन्हीं तत्वों का अभाव चिन्हित कर बाबा साहब ने भारत के राष्ट्र न होने को रेखांकित किया। बाबा साहब ने प्रश्न उठाया, क्या हिंदू एवं मुसलमानों के बीच इतनी निकटता और समीपता है कि वे अपने आप को एक राष्ट्र कह सकें? उन्होंने कहा, क्या हिंदू मुसलमान के पास कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जिन पर वे साझे रूप से गर्व कर सकें या दुख मना सकें? अभी तक तो ये दोनों सेना की दो टुकड़ियों के समान हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध कर रही हैं। उनके अतीत आपसी विध्वंस के हैं, चाहे वो राजनीति हो या फिर धर्म। हिंदू जहां पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप एवं शिवाजी पर इतिहास में गर्व करता है, वहीं मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम, औरंगजेब पर। धर्म में हिंदू रामायण, महाभारत एवं गीता से प्रेरणा लेते हैं तो मुसलमान कुरान एवं हदीस से। ऐसी स्थिति में भारत राष्ट्र कैसे हो सकता है? क्या भाषा, त्योहार, जाति, उपनाम आदि साझी संस्कृति के परिचायक हो सकते हैं, जैसा कि कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी नेता प्रचारित करते थे? इस पर बाबा साहब ने कहा
कि कभी कभी समान संस्कृति मात्र यांत्रिक एकता की द्योतक होती है, जैविक एकता की नहीं। यह चेतना युक्त साझी विरासत नहीं है, बल्कि सुविधा से युक्त व्यावहारिक विरासत है। अतः बाबा साहब का मानना था कि भाषा नस्ल एवं देश राष्ट्र निर्माण करने में आवश्यक एवं परिपूर्ण तत्व नहीं है। भाषा के बारे में उन्होंने कहा कि यद्यपि अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड, अमेरिका तथा अन्य कई देशों में बोली जाती है, फिर भी वे भाषा के आधार पर एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि अलग अलग राष्ट्र हैं। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड में कई भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वह एक राष्ट्र के रूप में स्थापित है। अतः भाषा की एकता के आधार पर राष्ट्र निर्माण नाकाफी है। अपने चौथे बिंदु राष्ट्र की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया में बाबा साहब अंबेडकर द्वारा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का ब्यौरा देना जरूरी हो जाता है। इसके अंतर्गत बाबा साहब अंबेडकर द्वारा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए हम 5 बिंदुओं को चिन्हित कर सकते हैं। क, भारत के राष्ट्र निर्माण न होने की अनुभूति। ख, व्यक्ति को आत्मनिर्भर आधार पर स्थापित करना। ग, बहिष्कृत समुदाय के अधिकार की सुनिश्चितता। घ, अभिजात्य वर्गों की सत्ता का विध्वंस। और ङ, ऐतिहासिकता की विस्मृति। सर्वप्रथम भारत एक राष्ट्र नहीं है कि अनुभूति ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उठाया गया कदम है। अगर यह अनुभूति नहीं होगी तो न ही हम राष्ट्र के आवश्यक तत्वों की पड़ताल करेंगे और न ही उसमें सम्मिलित समूहों की वास्तविक स्थिति की पड़ताल। और ऐसा ही हुआ। भारत को राष्ट्र घोषित कर चंद समुदायों ने सत्ता, संसाधन एवं संपदा पर अपना कब्जा कर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। उनको तनिक मात्र भी यह नहीं लगा कि ऐसी परिस्थिति में अनेक समुदाय सत्ता एवं संपदा से वंचित हो गए हैं। अतः बाबा साहब अंबेडकर ने यह प्रश्न उठाया कि अधिकारों के बिना राष्ट्र की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। यह अनुभूति राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनके द्वारा उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम था। इसी प्रकार बाबा साहब द्वारा व्यक्ति को आत्मनिर्भर एवं स्वच्छंद रूप से स्थापित करने की पहल को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। उन्होंने पहली बार इस बात को रेखांकित किया कि भारत में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। वह या तो किसी वर्ण का हिस्सा है, या किसी जाति का, या फिर किसी धर्म का। अगर उसके पास सत्ता एवं सांस्कृतिक पूंजी है तो वह उसके खुद के श्रम एवं ज्ञान का अर्जन नहीं है, बल्कि उसकी सत्ता एवं सांस्कृतिक पूंजी उसके वर्ण एवं समुदाय की देन है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति बहिष्कृत है एवं सांस्कृतिक पूंजी से वंचित है तो उसको यह वंचित उसके अपने व्यक्तिगत कर्म के कारण नहीं, बल्कि उसकी जाति, वर्ण एवं समुदाय के कारण है। अतः बाबा साहब चाहते थे कि व्यक्ति को जाति, धर्म, समुदाय से पृथक आत्मनिर्भर रूप से उसके सभी मानव अधिकार एवं मूलभूत अधिकार मिलें। इसलिए उन्होंने व्यक्ति के आत्मनिर्भर स्वरूप को प्रतिपादित करने की मुहिम छेड़ी। बाबा साहब अंबेडकर ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में तीसरा कदम बहिष्कृत समुदाय के अधिकारों तथा सम्मान को सुनिश्चित करना बताया। इस क्रम में बाबा साहब ने अस्पृश्य, दलित, जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा भारतीय हिंदू महिलाओं के सम्मान तथा अधिकारों को स्थापित करने की बात कही। उन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाए, सरकार को ज्ञापन दिए एवं संविधान में इसकी व्यवस्था करने के लिए संघर्ष किया। परंतु सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के मानव अधिकारों तथा नागरिक अधिकारों की स्थापना के लिए गुहार लगाई एवं संघर्ष किया। इसके अंतर्गत बाबा साहब ने दलितों के अधिकारों को हासिल करने हेतु स्वप्रतिनिधित्व को ज़्यादा महत्व दिया। इसके लिए उन्होंने सरकार से दलितों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि स्वप्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिवेदन किए। बाबा साहब स्वप्रतिनिधित्व को इसलिए आवश्यक मानते थे क्योंकि भारतीय समाज में समग्र वर्ग की चेतना का नितांत अभाव था। हर व्यक्ति में अपनी जाति की चेतना विद्यमान थी। हर व्यक्ति अपनी जाति के पक्ष तथा अपनी जाति के स्वार्थ को सर्वोपरि रखता था। इस कारण दलितों के दुख एवं दर्द को कोई नहीं समझ सकता था।
इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के स्वप्रतिनिधित्व की बात कही। इसी संदर्भ में उन्होंने राजनीति में ही नहीं, सरकार को कैबिनेट में भी आरक्षण की मांग रखी। दलितों के स्वप्रतिनिधित्व की वकालत करते हुए बाबा साहब ने इसे नैतिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक बताया। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की 1885 की उस मांग को उद्धृत किया जिसमें गोखले ने ब्रिटिश साम्राज्य के कर्मचारी तंत्र में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई थी। गोखले का कहना था कि क्योंकि भारतीयों को ब्रिटानिया साम्राज्य की नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनमें कुंठा व्याप्त हो रही है, वे अपनी क्षमता का विकास नहीं कर पा रहे हैं। इस पर बाबा साहब ने एक समानांतर रेखा खींचते हुए कहा कि भारतीयों को तो केवल 150 साल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला और केवल 150 वर्षों में ही उनके पौरुष, क्षमता एवं योग्यता का क्षय हो गया। हिंदुओं ने तो दलितों को 2500 वर्षों से प्रतिनिधित्व नहीं दिया। बावजूद इसके हिंदुओं ने दलितों के पौरुष, उनकी क्षमता एवं योग्यता के क्षय को कभी परवाह क्यों नहीं की? अगर किसी समाज को प्रतिनिधित्व न दिया जाए तो उसके पौरुष, क्षमता एवं योग्यता का क्षय होता है। अगर यह तथ्य सही है तो दलितों की क्षमता, योग्यता एवं पौरुष का ध्यान रखते हुए उनको नैतिक आधार पर भी स्वप्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह स्वप्रतिनिधित्व कुछ और नहीं, कालांतर में आरक्षण कहलाया। अतः आरक्षण की व्यवस्था राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में स्वप्रतिनिधित्व के रूप में उठाया गया एक कदम है। इसीलिए आरक्षण आर्थिक उत्थान या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, यह तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उठाया गया एक कदम है। स्वप्रतिनिधित्व दलितों के लिए इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि अगर यह नहीं होता तो एक ही वर्ग दूसरे वर्ग के लिए कानून बनाता रहता, अर्थात सवर्ण समाज दलितों के लिए सदा कानून बनाता रहता, यानी यह वर्ग हमेशा शासक बना रहेगा और दूसरा शासित। अतः शासक एवं शासित वर्ग की खाई को पाटने के लिए जो शासित हैं उन्हें भी कानून बनाने का अवसर होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने दलितों के लिए स्वप्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने दलितों के स्वप्रतिनिधित्व के साथ साथ मुस्लिम समाज के स्वप्रतिनिधित्व हेतु भी गुहार लगाई। संविधान सभा में संविधान मसौदे पर चर्चा के समय उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से आग्रह किया कि उन्हें मुस्लिम लीग के बगैर इस मसौदे पर चर्चा नहीं करानी चाहिए। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र की नियति का निर्धारण हो रहा है तो किसी राजनीतिक दल, नेता या जनता की प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं होता। राष्ट्र की प्रतिष्ठा सर्वोपरि होनी चाहिए। उनकी यह दृढ़ संकल्पना थी कि राष्ट्र समुदायों की अस्मिताओं को खंडित करके नहीं करते, ना ही राष्ट्र एक समुदाय को दूसरे समुदाय पर विजय से बना करते हैं। बल प्रयोग से एक समुदाय दूसरे समुदाय पर जीत हासिल कर राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकता। अतः समुदायों के बीच बातचीत से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। दलित, पिछड़े, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों के साथ साथ बाबा साहब ने हिंदू महिलाओं के अधिकारों की बात अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से हिंदू कोड बिल में उठाया। भारत के प्रथम कानून मंत्री की हैसियत से उन्होंने हिंदू महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समानता का संवैधानिक अधिकार दिलाने की अनूठी पहल की। महिलाओं की उन्नति एवं प्रगति को बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्र की उन्नति से जोड़कर देखते थे। अतः उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित बहुपत्नी विवाह के खात्मे के लिए कानून बनाने की सलाह दी। हिंदू विवाह को धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच संवैधानिक अनुबंध बनाने की मुहिम चलाई, जो हिंदू विवाह कानून 1955 के तहत पारित हुआ। बाबा साहब ने दहेज प्रथा को अपराध की संज्ञा देते हुए हिंदू महिलाओं के क्षय का कारण बताया एवं उसके विरोध में कानून बनाया। हिंदू महिला को अपने पति से तलाक लेने का अधिकार दिया और बच्चे को गोद लेने में पत्नी की सहमति को आवश्यक बनाया। बाबा साहब चाहते थे कि हिंदू महिला को उसके पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिले। बड़े हर्ष की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रेखांकित यह सभी अधिकार उनके परिनिर्वाण के बाद एक एक कर भारतीय महिलाओं को मिलते चले गए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
किस प्रकार राष्ट्र निर्माता, उन्होंने किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा, और जो कमियां थी जिसके कारण भारत के जो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में जो कमियां हैं, जो बाधाएं, उनका उन्होंने उल्लेख किया। इस तरीके से यह अध्याय को हम यहाँ पर विराम देंगे। इसके बाद अगली कड़ी में हम देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान एवं राष्ट्र का भविष्य, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ये महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा करी। आप सभी ने अपना समय दिया, इसे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं अगर ये चर्चा या ये पाठ आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।